केमिकल प्रॉपर्टीज। एक ही इसकी प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। क्यों करता है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन +5 है। जरा समझने की कोशिश करिए। HNO3 +5 है और रिड्यूस होकर डिफरेंट प्रोडक्ट देता है। कहीं पर हो सकता है NO2 दे दे, HNO2 दे दे, डिफरेंट रिएक्शन में डिफरेंट मिलेगा। आप पढ़ते होंगे कहीं पर वेरी डाइल्यूट से रिएक्शन कराई अलग है, डाइल्यूट से कराई अलग है। वो जरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। NO बन सकता है, N2O बन सकता है, अमोनिया या अमोनियम नाइट्रेट बन सकता है। अमोनिया देखिए, इसमें जो है केवल अमोनिया बेसिक इन नेचर है, बाकी सब एसिडिक या न्यूट्रल है। ये दोनों न्यूट्रल हैं, ये दोनों एसिडिक हैं, तो इससे रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन बेसिक गैस तुरंत रिएक्ट कर जाएगी HNO3 से और सॉल्ट बना देगी। ये डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बना दिए। कहां पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये जरा देख लेते हैं। पहले जरा इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। दिस इज +5, दिस इज +4, +3, +2, +1, -3। इसमें दो होते हैं -3 एंड +5। हम यहाँ -3 की बात करेंगे। देखिए होता क्या है कि अगर HNO3 NO2 में कन्वर्ट हुआ तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर केवल एक का है, केवल एक का है, और यहां बढ़ता जा रहा है। और अमोनिया तक आते आते ये 8 का चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। +5 से 0 में गया, 0 से -3 में गया, 8 का चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, 8 का चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। तो यहां पर आप देखिए, एक पॉइंट दिमाग में रखिए, बड़ी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूं। बेसिकली क्या है ना कि ये आपको मिलेंगे नहीं, बुक्स के अंदर नहीं है, हर जगह यूज करिए इन्हें। ग्रेटर द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर वीकर इट्स ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, पहला पॉइंट। जितना ज्यादा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ड्यूरिंग द रिएक्शन होगा उतना वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यानी अगर किसी रिएक्शन में ये अमोनिया या अमोनियम नाइट्रेट बना रहा है, अमोनिया तो बनाएगा नहीं, अमोनियम नाइट्रेट बना रहा है, तो ये वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर ये NO2 बना रहा है तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर जगह यूज होगा, ऐसा नहीं केवल यहीं पर यूज हो गया। ग्रेटर द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, weaker its oxidizing action। weaker its oxidizing action, पहला पॉइंट। हमें कैसे सपना आएगा कि ये वीक होगा या स्ट्रांग होगा? दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, एज द एसिड इज डाइल्यूटेड द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द एसिड डिक्रीजेज। जैसे जैसे एसिड को डाइल्यूट करते जाएंगे उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर घटती जाएगी। यानी कंसंट्रेटेड HNO3 हमेशा NO2 गैस देगा, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रटने की कहां जरूरत है, कंसंट्रेटेड HNO3 देखा नहीं, NO2 बना दो। वेरी डाइल्यूट होगा ये दे देगा, डाइल्यूट होगा ये दे देगा, 50% कंसंट्रेट होगा ये दे देगा, 70% होगा HNO2 दे देगा, खत्म बात। डाइल्यूट के साथ N2O, 50% के साथ ये, वेरी डाइल्यूट के साथ ये, कंसंट्रेट के साथ ये, HNO2 भूल जाओ, लिख दिया है मैंने यहां पर। तो यहां पर दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि एज द एसिड इज डाइल्यूटेड, oxidizing power of the acid decreases, oxidizing power of the acid decreases, डिक्रीज कर जाएगा। यानी अब देखिए यहां पर ये कंसंट्रेट के साथ ये प्रोडक्ट हो गया, नहीं हो गया, 70% के साथ ये हो गया, 50% के साथ ये हो गया, 30% के साथ ये हो गया। इसे हम डाइल्यूट भी कह सकते हैं ना। और बिलो
10%, वेरी डाइल्यूट के साथ ये हो गया। अब क्या कुछ रटना है आपको? कोई सी भी रिएक्शन आए फटाफट आपके प्रोडक्ट पूरे हैं। जैसे जिंक के साथ मान लो रिएक्शन करा दूं अलग अलग कंसंट्रेशन के, अब हमें ये तो रटना ही नहीं, और जिंक से जिंक नाइट्रेट बनेगा ZnNO3 का होल ट्वाइस। कहाँ रटनी है रिएक्शन? रटनी ही नहीं है, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। और दूसरी बात ध्यान रखो, दो मेटल ऐसे हैं, ये क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, वो हाइड्रोजन गैस एक्सट्रीमली डाइल्यूट HNO3 के साथ इवॉल्व करते हैं। जनरली हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, हाइड्रोजन से ऊपर रखे एलिमेंट हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, HNO3 के साथ नो। HNO3 के साथ दिक्कत क्या है कि वो अपने हिसाब से रिड्यूस हो जाता है, हाइड्रोजन को निकालने के बजाय खुद रिड्यूस हो जाता है। केवल दो मेटल निकालते हैं क्योंकि इनका नोबल नेचर होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये पॉइंट भी लिखिए, ओनली कलर चेंज करना चाह रहा हूं, ओनली Mg and Mn evolve hydrogen gas with extremely dilute HNO3. इसको याद रखिए। अब आपको कुछ रटना नहीं है, ये कॉन्सेप्ट जो आ गया ना, ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया, बुक में नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट से सारी रिएक्शनें हो जाएंगी, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखिए मैं एक एक रिएक्शन बता रहा हूं। नंबर ए, reaction with non-metals. नॉन मेटल केवल कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करता है, केवल कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करता है। तो HNO3 तो बनाए, NO2 तो बनाएगा ही बनाएगा, कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करेगा तो हो गई बात। NO2 उधर बनना है और केवल नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करके प्रोडक्ट लिख दीजिए। तो ओनली कंसंट्रेटेड HNO3 रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल। So NO2 gas is evolved without if and but. ये नॉन मेटल है, कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया। NO2 गैस इवॉल्व हो गई। अब कुछ रटना है क्या? NO2 तो बनना ही बनना है, C से CO2 बन गया, फास्फोरस से H3PO4 बन गया, सल्फर से H2SO4 बन जाएगा। कुछ नहीं रटना। और आयोडीन से आयोडिक एसिड बन जाएगा। HIO3 10NO2 plus 4H2O. This is iodic acid.
तो NO2 तो बनना ही बनना है क्योंकि कंसंट्रेट HNO3 का यूज कर लिया, बाकी इससे ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट और केवल कंसंट्रेट HNO3 रिएक्ट कर रहा है। हो गई ये सारी रिएक्शंस, राइट। अगला देख रहे हैं रिएक्शन विद मेटल्स। बी है रिएक्शन विद मेटल्स। अब मैं आपको अलग अलग कंसंट्रेशन के साथ रिएक्शन करके दिखा रहा हूं जिंक के साथ। अब वहां पर आप देखोगे कि डाइल्यूशन के हिसाब से आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे HNO3 से रिड्यूस होकर। और जिंक नाइट्रेट कुछ भी नहीं रटना है। देखते हैं जरा रिएक्शन। नंबर ए, रिएक्शन विद जिंक। अब देखिए जिंक के साथ रिएक्शन लिखते हैं। पहली रिएक्शन वेरी डाइल्यूट के साथ, डाइल्यूट के साथ। अभी कंप्लीट करते हैं। जिंक प्लस 4HNO3 कंसंट्रेट के साथ। अब देखिए इसका प्रोडक्ट बन जाएगा 4ZnNO3 का होल ट्वाइस, तो बनना ही बनना है। और वेरी डाइल्यूट के साथ अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा। अमोनिया बन नहीं पाएगी, रिएक्ट कर जाएगा HNO3 से और अमोनियम नाइट्रेट बना देगा। क्या कुछ रटना पड़ा? कुछ भी नहीं रटना पड़ा। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, वेरी डाइल्यूट के साथ ये बनेगा। अब डाइल्यूट के साथ आए N2O बन जाएगा। कहाँ दिक्कत है? ये ZnNO3 का होल ट्वाइस बना, प्लस N2O बन गया, प्लस 5H2O बन गया। 50% कंसंट्रेट पे आओ तो क्या बनेगा? NO बन जाएगा। सब लिखा हुआ है, प्लस 4H2O। और कंसंट्रेट में तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये क्या बन जाएगा? NO2 बन जाएगा। किसी भी रिएक्शन में आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कुछ मेटल के साथ रिएक्शन बता रहा हूं, उसमें नोबिलिटी बढ़ती जा रही है। मतलब वो क्या होगा कि जैसे कॉपर के साथ सिल्वर के साथ करेंगे, ऊपर की रिएक्शन नहीं हो पाएंगी क्योंकि नोबिलिटी बढ़ रही है। तो केवल 50% कंसंट्रेट, इसको डाइल्यूट भी बोल सकते हो, और कंसंट्रेट से रिएक्शन। तो अगर डाइल्यूट और कंसंट्रेट से आ जाए, बस नीचे की दो रिएक्शन हमें करनी है। तो बी रिएक्शन reaction with copper। कॉपर के साथ दो रिएक्शन, ये वैसे 50% कंसंट्रेट है, लेकिन यहां पर दो ही रिएक्शन होनी है तो डाइल्यूट और कंसंट्रेट बोल देते हैं। तो 3Cu NO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO प्लस 4H2O, NO बन गई। और अगर मैंने इसको कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करा दी, Cu प्लस 4HNO3, दिस इज कंसंट्रेटेड, देन इट गिव्स Cu NO3 का होल ट्वाइस
प्लस 2NO2 प्लस 2H2O, ये NO2 फॉर्म हो गया। तो डाइल्यूट से आए ये लिखो, वैसे ये एक्चुअल में 50%, लेकिन डाइल्यूट से आए ये लिखो, कंसंट्रेट से आए ये लिखो। सिल्वर के साथ भी सेम रिएक्शन, कॉफिशिएंट अलग हो जाएंगे। सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है, कॉपर की वैलेंसी 2 होती है। तो अगर मैं इसको सी रिएक्शन लिखूं, रिएक्शन विद सिल्वर, डाइल्यूट बोल सकते हो इसे, 50% कंसंट्रेट है वैसे, 3AgNO3 और इसमें NO बन जाएगा प्लस H2O, 2H2O, NOH फॉर्म। और इसकी जो सेकेंड रिएक्शन होगी कंसंट्रेटेड HNO3 से, इसमें बन जाएगा AgNO3, इसमें NO2 फॉर्म हो जाएगा प्लस H2O, NO2 फॉर्म हो गया, इसमें NO फॉर्म हो गया। सिल्वर के साथ भी यही प्रोडक्ट, आपके रिड्यूस वाले प्रोडक्ट तो यही वाले बनेंगे, NO और NO2 और NO और NO2। सही है, कॉफिशिएंट अलग हो गए, कॉफिशिएंट अलग हो गए। एक और रिएक्शन मैं बताना चाह रहा हूँ टिन के साथ। टिन की कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन होती है, नाइट्रेट नहीं बनता है, क्योंकि ये P ब्लॉक के नाइट्रेट अनस्टेबल होते हैं, है ना, वो तुरंत किसमें, मेटास्टेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो टिन के साथ और रिएक्शन देखते हैं। डी देखिए, रिएक्शन विद टिन। याद रखिए टिन के साथ नाइट्रेट नहीं बनता है, मेटल के साथ नाइट्रेट नहीं बनता है। और इसकी जब हम कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है H2SNO3 मेटास्टेनिक एसिड, NO2 गैस, क्योंकि कंसंट्रेटेड यूज करा तो NO2 गैस तो बननी है। दिस इज द मेटास्टेनिक एसिड। मेटास्टेनिक एसिड इज फॉर्म्ड, राइट। एक मोस्ट नोबल मेटल जो पीरियोडिक टेबल के हैं वो है गोल्ड एंड प्लेटिनम, और गोल्ड एंड प्लेटिनम के साथ प्रॉब्लम है। गोल्ड और प्लेटिनम कंसंट्रेटेड HNO3 से भी रिएक्ट नहीं करते, बट इट डिजॉल्व्स इन एक्वा रिजिया। इतना ज्यादा रिएक्टिव कैसे हो गया एक्वा रिजिया? एक्वा रिजिया है क्या? एक्चुअल में एक्वा रिजिया है 3 पार्ट HCl, कंसंट्रेटेड HCl प्लस 1 पार्ट कंसंट्रेटेड HNO3। इसके मिक्सचर को एक्वा रिजिया कहते हैं। और ये भी एक क्वेश्चन था कि इसकी हाई रिएक्टिविटी क्यों होती है? तो हाई रिएक्टिविटी ऑफ एक्वा रिजिया इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेसेंट क्लोरीन एटम, नेसेंट क्लोरीन एटम। तो जरा देखते हैं रिएक्शन विद गोल्ड एंड प्लेटिनम। E reaction, reaction with gold and platinum, most noble metal है, it dissolves in aqua regia only, do not react with concentrated HNO3। क्यों ज्यादा रिएक्टिव है एक्वा रिजिया? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेसेंट क्लोरीन एटम। जरा देखते हैं है क्या और कैसे ये रिएक्ट करता है। 3 पार्ट कंसंट्रेटेड HCl, 1 पार्ट कंसंट्रेटेड HNO3, ये पूरा मिक्सचर एक्वा रिजिया कहलाता है। ये पूरा मिक्सचर एक्वा रिजिया कहलाता है। और ये बना दिया इसने NOCl प्लस 2H2O प्लस नेसेंट क्लोरीन एटम। दिस इज नेसेंट।
ये नाइट्रोसिल क्लोराइड बन गया। गोल्ड की रिएक्शन हुई इस नेसेंट क्लोरीन से, तो ये बना देता है AuCl3 और ये HCl में डिजॉल्व होकर HAuCl4 बनाता है ऑरोक्लोरिक एसिड। ऑरोक्लोरिक एसिड ऑरोक्लोरिक एसिड फॉर्म करता है। प्लेटिनम के साथ रिएक्शन हुई, यहां बना दिया इसने PtCl4 और फिर HCl से रिएक्ट कर गया एंड इट फॉर्म H2PtCl6 क्लोरोप्लेटनिक एसिड। क्लोरोप्लेटनिक एसिड की फॉर्मेशन कर देगा, तो ये सारे सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपका ये खत्म हो गया, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ऑक्सीडाइजिंग नेचर इसका फिनिश हो गया, और यही एक प्रॉपर्टी इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। अगला जो हम देखने जा रहे हैं दैट इज ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। जो हम लोग 6 एसिड पढ़ते हैं ना, उनके स्ट्रक्चर प्लस बेसिसिटी उसकी क्या होती है। बेसिसिटी कहलाती है कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कौन से होंगे, जो ऑक्सीजन से जुड़े होंगे, तो उसके स्ट्रक्चर से ही पता चल पाएगा। तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड होता है इसमें, जैसे H3PO2 है, 3 हाइड्रोजन देखने में लग रहे हैं बट इट इज ए मोनोबेसिक एसिड। H3PO3 है, डाई बेसिक एसिड, ये 2 तो स्पेशली आपको ध्यान रखने पड़ते हैं।